आप जमीनी नेता को आपने इग्नोर कर दिया, आपने सुप्रिया सुले को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि परिवारवाद जो है वो हावी है न सिर्फ कांग्रेस पर, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना पर भी और अब एनसीपी पर भी। देखिए, सबसे पहले आप परिवारवाद की बात है तो मुझे आप बता दें कि अगर अजीत पवार शरद पवार के साथ रहेंगे तो परिवारवाद होगा, अगर अजीत पवार भाजपा के साथ आ जाएंगे तो परिवारवाद नहीं रहेगा, पहला। दूसरा यह कि अजीत पवार अगर शरद पवार जी के साथ रहेंगे तो क्रैप्ट नेता होंगे और भाजपा के साथ नहीं आएंगे। ये क्या बोल रहे हैं अभी इन्हीं के नेता फडणवीस जी, मैं सुनाता हूँ, सुन लीजिए। चक्की पीसिंग, अजीत पवार पीसिंग। जब आप कहीं पहले किसी नेता को कहते हो कि उनके ऊपर इतना करप्शन है, और जब वो आएंगे तो चक्की पीसिंग, तो किस मुंह से जाओगे अब जनता के साथ महाराष्ट्र के अंदर? ठीक है, उसको आप डिप्टी सीएम बनाओगे और उस कदम को आप ठीक कराओगे, उसी को परिवारवाद कहोगे, उसी को आप क्रैप करोगे, तो कहीं ना कहीं भाजपा सत्ता के अंदर आके, सत्ता के अंदर मदमस्त होके जो परिप्रेक्ष्य विपक्ष या कांग्रेस में लगाती है उसके अंदर वो उससे ज्यादा डूब चुकी है। ठीक है, भ्रष्टाचार में भी, और भ्रष्टाचार के साथ साथ सत्ता का दुरुपयोग करना। ठीक है, आप कह रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग है बीजेपी के में बैठे लोग। जी, मैं एक बार अजय आलोक जी के पास जा रही हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ गए हमारे साथ। मैं अजय जी के पास एक बार चली जाऊं। अजय जी, यहाँ पर बहुत से आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि बीजेपी ने खेल कर दिया है, पार्टी तोड़ दी है, जो उद्धव गुट के साथ किया, उद्धव शिवसेना के साथ किया, वही एनसीपी के साथ कर दिया है। जितेंद्र आव्हाड का बयान आ गया, एनसीपी मींस शरद पवार। देखिए सुचरिता जी, मैं शरद पवार जी का ही बयान की सरकार गिरी थी तो उन्होंने कहा था कि मंत्री और नेता को अगल बगल ध्यान देख गतिविधि। जब 29 तारीख को, ठीक है, डायरेक्ट ऑडियो आप उठा सकते हैं। मैं एक बार फिर से वापस अजय जी आपके पास आ रही, थोड़ा ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, वो ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। एक बार अजय जी को फिर से कनेक्ट करवाइए प्लीज। मैं तब तक बड़ी खबर एक और बता दूं, क्योंकि जो घटनाक्रम है इस वक्त वो तेजी से बदल रहा है, और इसलिए भी क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में आज तूफान आ गया है। जब से अजीत पवार ने जाकर अचानक खबर आई कि वो राजभवन पहुंच रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण की। अजीत पवार का एनसीपी पर कब्जे का दावा है, एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर हम लड़ेंगे, वो कह रहे हैं। सभी विधायक और सांसद हमारे साथ हैं, एनसीपी के तौर पर शिंदे को समर्थन दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी तोड़कर नहीं आया हूं, हम ही एनसीपी हैं, क्योंकि हमारे पास नेता भी है, कार्यकर्ता भी है और विधायक भी हैं। अब ये बड़ी बात है, यानी वो शरद पवार, जितेंद्र आव्हाड वहां दावा कर रहे हैं ये एनसीपी है, लेकिन अजीत पवार का कहना जहां पार्टी जहां कार्यकर्ता वहीं पर पार्टी है, और इसीलिए एनसीपी वही है। अब मुझे हैरानी होती कुछ चेहरे ऐसे देखकर, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, इनको हम एनसीपी के नेता हमेशा से शुरू से देखते हैं, ये है एनसीपी के नेता। अब मैं अजय जी, अगर आपको अजय जी को मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, मैं एक बार कृष्णा जी के पास जा रही हूं। कृष्णा जी, ये अजीत पवार कह रहे हैं कि जहां कार्यकर्ता जहां विधायक वहीं पर पार्टी, आप लोगों को लग रहा है ये वही शिवसेना वाला घटनाक्रम है जो बात चंद्रमोहन जी कह रहे थे अभी? देखिए, शिवसेना और एनसीपी की तुलना मत कीजिए इसके लिए, क्योंकि 2019 में हम बीजेपी के साथ लड़े थे और उद्धव जी सत्ता के लिए बाहर निकल गए, खुद के स्वार्थ के लिए बाहर निकल गए, और हमने क्या किया है कि शिवसेना और बीजेपी को साथ में लेके आए। एनसीपी का ये है कि अभी एक प्रवक्ता कर रहे थे कि बीजेपी ये कह रही थी और वो कह रही थी, और चक्की पीसिंग। मैं इनको एक बात बताना चाहता हूँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई दौर में लिखेंगे, अब हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक मिनट। तीसरी बात यह है कि अजीत दादा एक एडमिनिस्ट्रेशन में और कैडर के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बढ़िया और अच्छे नेता, और हमने उनके साथ 20 साल काम किया, हम सब उनको जानते हैं और सभी पार्टी के लोग जानते हैं। ऐसे नहीं कि बीजेपी के लोग जानते हैं, एनसीपी के लोग जानते हैं या कांग्रेस के लोग जानते हैं। तो हम उन पे विश्वास करते हैं, उनका स्वागत है, वो अच्छा काम करेंगे, हमको यकीन है। एनसीपी में उनको काम करने का मौका नहीं दिया, और अजीत दादा जब कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि सभी विधायक मेरे साथ हैं, सभी सांसद मेरे साथ है, क्या फर्क पड़ता है जितेंद्र आव्हाड? वो जितेंद्र आव्हाड कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें तो कुछ होने वाला नहीं है।
नहीं, कुछ भी बोल सकते आप देख रहे हैं कि 40 सही बात विधायक है। यहाँ पर मेरा सवाल दूसरा है सर, यहाँ पर है तो कृष्णा जी मेरा सवाल दूसरा है। मैं एक बार अजय जी के पास जा रही हूँ वापस। अजय जी को हम- रखिए और किशोर तिवारी जी को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। अजय जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, जो सवाल मैंने पहले पूछा उसी को दोहरा रही हूँ, लेकिन वहां पर अजीत पवार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश की फिक्र करने वाला कोई नेता नहीं है, यानी उन्होंने कंप्लीटली शरद पवार के नेतृत्व को रिजेक्ट कर दिया, उद्धव ठाकरे को तो रिजेक्ट कर ही रहे हैं, कांग्रेस को भी रिजेक्ट कर दिया, महाविकास अघाड़ी गॉन। देखिए, दो जगह से समझिए सुचेता जी, एनसीपी का गठन क्यों हुआ था? एनसीपी का गठन शरद पवार ने इसलिए किया था क्योंकि परिवारवाद को रिजेक्ट करते हुए, सोनिया गांधी को रिजेक्ट करते हुए, विदेशी मूल को रिजेक्ट करते हुए एनसीपी का गठन किया था। अजीत पवार उस समय भी मंत्री होते थे। सारी की सारी एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ थी। और आज अचानक शरद पवार जी उम्र के अंतिम पड़ाव में 82 साल की उम्र में उठते हैं और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मा लेते हुए अपनी सब मर्यादाओं को छोड़ते हुए वो पटना में पहुंच जाते हैं। उससे कहीं ना कहीं एनसीपी के हर वर्कर के स्वाभिमान को झटका लगा कि ये क्या हो रहा है, जिसपे सबसे पहले प्रतिकार अजीत पवार जी ने किया। दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी तो शरद पवार जी का स्टेटमेंट आया था कि मुख्यमंत्री या नेता विपक्ष या प्रमुख नेताओं को अपने अगल बगल होने वाली राजनीतिक गतिविधियों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन पद नेता क्या कर रहा है, कौन क्या। 29 तारीख को जब अजीत पवार जी ने इस्तीफा दिया तब उनको समझ में नहीं आया, वो तो पुनः बैठे हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी पे ब्लेम क्यों? हमारे कोई रोल नहीं है भाई। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर और देश के उत्थान के लिए कोई पार्टी काम करना चाहती है, उसके विधायक काम करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आना चाहते हैं, तो उसमें गलत क्या है? उसमें गलत क्या है? महाराष्ट्र के विकास के लिए कोई अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक नाथ शिंदे के साथ मिलकर काम करना चाहता है तो उसका स्वागत है। उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? आपको कोई नहीं मिलता है तो ठीकरा मोदी पे ही फोड़ते हैं। आ रही हूँ किशोर जी, आ रही हूँ। एक सवाल, अपनी कमजोर कड़ी ढूंढिए, पहले अपना चेहरा शीशे में देखिए, तब दूसरे को ब्लेम कीजिए। हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जहां तक रही महागठबंधन की बात, तो उसका क्या हश्र होगा, क्योंकि जब गठबंधन बना तो बांध ही गए। जब गठबंधन बनने लगा मजबूती से तो कांग्रेस और ममता गई और अब एनसीपी गई। आने वाले दिनों में देखिए होता है क्या। अजय जी महाराष्ट्र से 48 सीटें आती हैं, सारा खेल उन 48 सीटों का है। महाराष्ट्र में चुनाव भी है, उसका भी है। अब जो महाविकास अघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में 1 साल पहले तक, वो महाविकास अघाड़ी ही गायब हो चुकी है। आपको लग रहा है 24 में उसका कोई अस्तित्व है? फिर मैं किशोर जी के पास जाऊं। कोई अस्तित्व नहीं बचा। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी की हवा निकल गई। अब कोई ना आघाड़ी बचा ना पिछाड़ी बचा। सब कुछ अकेले अकेला चलो, कांग्रेस एकला चलो की राह पे चलेगी और शिवसेना उनकी धूम बन के चलेगी। अब बाला साहेब ठाकरे की आत्मा रोएगी। किशोर जी खबरें तो ऐसी भी आ रही थी कि अंदर खाने की बहुत 2 दिन से संजय राउत जी भी कोशिश कर रहे थे बीजेपी के नेताओं से बात करने की। ये भी खबरें आ रही थी कि भाई वहां पर भी किसी तरह से बातचीत हो जाए, उसकी भी कोशिशें चल रही हैं। सब ले लिया। एक बार देखो, इनके देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वो बोले कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी एनसीपी से कभी भी कोई समझौता नहीं करूंगा। और ये लोग कहते थे कि वो वसूली सरकार, ये सरकार, उसी सरकार के सब मिनिस्टरों को अब इनके सरकार में मिनिस्टर बना लिया। यानी बीजेपी किसी भी प्रकार से इधर उधर के तो बहुत देखते हैं। आपने रिपब्लिक का इंटरव्यू नहीं देखा देवेंद्र फडणवीस पे? अर्नब गोस्वामी का इंटरव्यू देखा कि नहीं देखा आपने? आप इधर उधर के इंटरव्यू देख रहे हैं। जो अहम इंटरव्यू है जिससे खबर बनी है वो आपने देखा नहीं। उन्होंने पार्टी तोड़ी करके कबूल किया आपके। अरे भाई, आपके इंटरव्यू में मैंने बताया कि उसकी इमेज बिल्डिंग कर रहे थे और आज और डैमेज हो गई। हाँ, और वो देखो जनता सब देख रही है ना। देखो ये जो 100 लोग चले गए, इसके वजह से कोई गठबंधन टूट जाता है क्या? शरद पवार जी जमीन के नेता है, उद्धव जी भावी मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं होने वाला है। एमवीए को कुछ नहीं होने वाला। आलोक जी, आप सपने देखो, महागठबंधन सत्ता में आ रहा है। लौट आओ नीतीश, सपनों से बाहर आ जाइए। जैसे आते वैसे। अरे उन पे किशोर जी पे ही पवार इफेक्ट हो गया है।
वो कह रहे सपने आप लोग देख रहे हैं बहुत। किशोर जी अच्छा इस हालात में भी हंस रहे हैं, ये अच्छी बात है भाई। इस हालात में भी मैंने उन्हें कभी गंभीर या परेशान नहीं देखा है, हमेशा वो हंसते हुए स्वागत करते हैं हर चीज का। राजनीति समझते हैं ना वो अच्छी तरह। पवार इफेक्ट है। पर अरे सुचिता जी कौन कहाँ जाएगा ये बता नहीं सकते। देखिए बीजेपी ने ऐसे हालात बना दी। कौन कहाँ जाएगा, किस पे भरोसा करो, किस पे भरोसा करो, किस पे सुचरिता जी प्रफुल्ल पटेल ये बहुत काम की बात इन्होंने बोली। ये इन्होंने किशोर जी ने बहुत काम की बात बोली कि मैं किस पे भरोसा करूं। देखिए उसके दो कारण हैं। एक आज की मीटिंग में सुप्रिया साथ में थी, शरद पवार जी की बेटी। उसके बाद शरद पवार जी के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार भी हमला नहीं बोला किसी भी विधायक पे या अजित पवार पे या किसी पे भी हमला नहीं बोला। वो आक्रामक नहीं थे। तो चाणक्य ने ही अपने शिष्यों को ट्रेन किया है। इसीलिए किशोर जी बोल रहे हैं कि मुझे आज की तारीख में किसी पे भरोसा नहीं, इनको पवार साहब पे भरोसा नहीं है। क्या पता पवार साहब नहीं ले जाओ कि जाके ये कर लो, पब्लिक पोस्टिंग में कुछ और कर दूंगा। अब ये खबर तो ठीक हो जाए। जवाब दे दूंगा किशोर जी अब मुझे ये खबर तो नहीं आएगी कि संजय राउत भी बीजेपी के साथ हो जाए की उम्र में। ये खबर अब यही शौक बचा है बस कि थोड़े दिन में ये आए कि वो कह रहे हैं हम भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या हम जा रहे हैं उस तरफ, शिंदे को हम समर्थन दे रहे हैं। एक बार बड़ी खबर बता दूं, प्रफुल्ल पटेल का जो बयान आया है, प्रफुल्ल पटेल से हमारी सहयोगी अलीशा ने बात की और उन्होंने कहा कि अब हम शिंदे गुट के साथ हैं। शरद पवार हमारे नेता जरूर रहेंगे, थे और है, अभी आगे भी रहेंगे, लेकिन अब हम शिंदे गुट के साथ हैं। मैं इस पर जरा एक बार सवाल लेना चाहती हूं। इस पर एक सवाल लूं उससे पहले जरा यह भी बता देती हूं कि क्या जो बात बार बार कही जा रही है 30 जून 2022 को एक साल पहले शिवसेना में फूट हुई थी और आज 2 जुलाई को शरद पवार की एनसीपी में बिखराव हुआ है। अब एक साल का गणित इसे देखिए। शिंदे ने उद्धव का साथ छोड़ा था, तब एकनाथ शिंदे अलग हुए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने। आज अजीत पवार ने चाचा का साथ छोड़ दिया है, शरद पवार से अलग हो गए हैं। अब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। उस समय एक साल पहले एकनाथ शिंदे ने और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे। आज 2 डिप्टी सीएम हो गए क्योंकि एनसीपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं अजीत पवार और वो भी साथ आ गए हैं। शिंदे का पार्टी चुनाव चिन्ह पर दावा है, उन्होंने दावा किया था और उन्हें वो चुनाव चिन्ह मिल भी गया। यहां अजीत पवार भी कह रहे हैं कि बीजेपी में वो साथ गए हैं और चुनाव चिन्ह उनका ही है, चुनाव चिन्ह पर ही वो साथ लेकर आए हैं। इधर उद्धव पार्टी में बगावत रोकने में नाकाम रहे थे, यहां शरद पवार पार्टी को टूटने से बचा नहीं पाए।